जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों आप आने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रोज़ाना दोस्तों हमारी 2 बजे आपकी कंप्यूटर की क्लास होती है, जिसमें से दोस्तों आपका हम दिल्ली पुलिस 2025 को RWA रोजगार विद अंकित भाटी सर जी की न्यू बुक का हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहे हैं। और उम्मीद करता हूं दोस्तों इस कंप्लीट सॉल्यूशन को आप लोग बहुत ही दोस्तों अच्छे तरीके से इसको कर रहे होंगे। तो आज ये दोस्तों हमारी सेकंड क्लास हो रही है। आप सभी जानते हैं कि कल से हमारी दिल्ली पुलिस की चारों बुक्स के सॉल्यूशंस स्टार्ट कर दिए गए हैं आप लोगों की रिक्वायरमेंट की वजह से। तो आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, आप लोगों की कमेंट्स ने दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया है। इसके लिए मैं आप सभी को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने दोस्तों जो कमेंट्स किए हैं, आप लोगों के कमेंट्स से दोस्तों मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, जो कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास करता रहता हूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए जो मेहनत मैंने एसएससी जीडी में दिखाई थी आप लोगों के लिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उससे भी दोस्तों कड़ी मेहनत के साथ इस बार हम दिल्ली पुलिस 2025 के लिए भी मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो एक बार सभी लोग क्लास से जुड़ जाएंगे और क्लास को शेयर भी कर देंगे। हमारे दोस्तों इस परिवार में दोस्तों काफ़ी भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें अभी तक ये पता नहीं है कि सर हमारी दिल्ली पुलिस 2025 की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं और उनकी क्लासेस आपकी स्टार्ट कर दी गई। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो के लिंक को दोस्तों अपने हर एक फ्रेंड, हर एक दोस्त, हर एक भाई बहन के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो भी दोस्तों आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहता है। और ये बुक दोस्तों बहुत सफिशियंट रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। इस बुक में दोस्तों आप जब भी आप इसको पढ़ोगे ना, तो आपको सारे क्वेश्चंस PYQ बेस्ड और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, उनके सारे दोस्तों क्वेश्चंस इसमें आप बुक में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस बुक का दोस्तों हम सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन के साथ साथ हम अपने प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारा बेसिक्स चल रहा है, सारे पॉइंटों को हम चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा दोस्तों पहला चैप्टर है दोस्तों, जो कि कल से स्टार्ट हुआ था, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर हिस्ट्री एंड फंडामेंटल्स। हम अभी दोस्तों कंप्यूटर के बारे में जाने हैं और पिछली क्लास में दोस्तों हमने कंप्यूटर के बारे में जाना, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जाना, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जाना। तो हम अपनी क्लास को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने अपनी पिछली क्लासेस को ऑफ किया था। तो चलिएगा दोस्तों हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों तीसरी पीढ़ी तक दोस्तों हमने अपने पॉइंट को कवर कर लिया था, हम पेज बाय पेज कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो अब यहीं से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों चौथी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी तक तो दोस्तों हमने आपसे बात कर ली थी पिछली क्लास में। अब हम बात करेंगे दोस्तों चौथी पीढ़ी 1976 से 1990 तक, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाई, आपके द्वारा किया गया लाइक हमें दोस्तों बहुत मोटिवेट करता है। पॉइंट आपके सामने दिया गया है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति इसी पीढ़ी को माना जाता है। अब देखो मैं आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, किस किस टाइप्स के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस लैंग्वेज में। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि बताइएगा कि कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति किस पीढ़ी में आई या किस पीढ़ी को माना जाता है। तो आपका आंसर होगा सर चौथी पीढ़ी को हम सबसे बड़ी कंप्यूटर के क्षेत्र की क्रांति कहते हैं। आकार में दोस्तों कमी, अधिक प्रभावशाली, विश्वसनीय एवं गतिमान और अधिक मेमोरी क्षमता, एयर कंडीशनिंग जिसको AC बोलते हैं, इनकी दोस्तों आवश्यकता को खत्म करना, इस चौथी पीढ़ी में दोस्तों ये एक सबसे बड़ी क्रांति रही है। इस पीढ़ी में दोस्तों आपका MC और PC जिसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर एंड पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ, जिसमें आपका माइक्रो कंप्यूटर एंड पर्सनल कंप्यूटर का जो विकास हुआ है ये आपका चौथी पीढ़ी में हुआ है। सपोज एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइएगा कि माइक्रो कंप्यूटर का विकास किस पीढ़ी में हुआ, तो आपका आंसर होगा सर चौथी पीढ़ी में। माइक्रो कंप्यूटर का विकास किस पीढ़ी में हुआ, चौथी पीढ़ी में। पर्सनल कंप्यूटर का विकास किस पीढ़ी में हुआ, तो आप कहोगे सर चौथी पीढ़ी में। पॉइंट याद हो गया। देखो मैं एक चीज़ को मैं कई बार रिपीट करूंगा, कंप्यूटर का जो सिलेबस है बहुत ही सीमित सिलेबस है, लगभग 167 पेज की बुक है, बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। इसके लिए आप बिल्कुल भी घबराना नहीं कि सर आप जल्दी ख़त्म करा दो। भाई इतनी जल्दी भी ख़त्म नहीं कराना है कि हमारे समझ में भी ना आए। तो हमें एक चीज़ को 2 से 3 बार रिपीट करूँगा। मैं ये गारंटी देता हूँ, यदि आप इस क्लास को बिना स्किप किए कंप्लीट देखते हो, भाई मैं जितना बताऊँगा ना वो सारी चीज़ें आपको वीडियो में याद करवाऊँगा, वीडियो में ही देखते ही देखते आपको याद होगी चीज़ें, बस सुनते रहना मेरी बातों को। अगला पॉइंट है कि स्पीड जो है कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो किस में मापते हैं, पिको सेकेंड में। पिको सेकेंड, एक
पिको सेकेंड बराबर होता है 10 की पावर माइनस 12 सेकेंड। कंप्यूटर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 पिको सेकेंड बराबर क्या होता है। तो 1 पिको सेकेंड इज इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस 12 सेकेंड। इसको अपने माइंड में छाप लो, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी पीढ़ी के कंप्यूटर में विशाल एकीकृत सर्किट है जिसका नाम है LSIC, जिसका फुल फॉर्म होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, और VLSIC वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। एक तो हमारा होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, एक होता है वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इसका प्रयोग दोस्तों इसमें LSI सर्किट में 3 लाख ट्रांजिस्टर के बराबर काम करने की कैपेसिटी होती है, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर चिप कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर चिप। अब यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि माइक्रो प्रोसेसर व सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग के बारे में जानेंगे कि किस जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया है। यहाँ पे आपने यहाँ पे इसको बाद में पढ़ाते हैं, सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट्स जो देंगे इनको पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया दोस्तों, आपका जो लैंग्वेज आप लोगों ने कंप्यूटर्स में पढ़ी होंगी, काफ़ी भाई बहनों ने कंप्यूटर भी सीखा होगा, है ना। आपको शॉर्टकट कीज भी पता होंगी। तो यहाँ पे आपका दिया गया है पॉइंट की C++ और एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोगों ने कंप्यूटर यदि सीखा होगा तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। देखो ये आपकी जो C++ है, जावा, ये सभी हमारी लैंग्वेज है, ठीक है। ये दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग इनमें किया जाता है। अब देखना आप, जो आपका कंप्यूटर का जो टॉपिक है, इनमें से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके शॉर्टकट कीज हुए और फुल फॉर्म पर ज़्यादा फोकस करना मेरे भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इंटरनेट का विकास है आपका LAN लोकल एरिया नेटवर्क, मैन एरिया नेटवर्क, WN वाइड एरिया नेटवर्क, विंडोज़ OS ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, OS का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एप्पल OS ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये सभी क्या है? ये इंटरनेट के विकास है। अब यहाँ से मैं बात करूँगा 5वीं पीढ़ी की। तो 5वीं पीढ़ी जो आपका जो प्रेजेंट जनरेशन है वो 1990 से अब तक है, वो आपका कौन सा है? 5वीं पीढ़ी। इन कंप्यूटर में VLSIC और ULSIC एंड AI। अब आजकल का ज़माना कैसा चल रहा है? AI वाला। तो तकनीकी प्रयोग किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सुविधा होने के कारण इनमें निर्णय लेने की क्षमता स्वयं होती है। भाई आप लोगों ने इंस्टाग्राम, फेसबुक पे बहुत सारी रील्स वगैरह आपने देखी होंगी जो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल भाई AI तो बहुत खतरनाक है, आप जानते हैं। AI से क्या होता है दोस्तों, किसी के फेस पर किसी की वॉइस हूबहू बना देते हैं। तो ये सभी क्या है दोस्तों, ये सिर्फ AI करता है, वो ऑटोमेटिकली AI करता है। आप जैसा पॉइंट डालेंगे तो वो सारी चीज़ें AI आपको जनरेट करके इन चीज़ों को दे देता है। आगे दिया गया कि पैरेलल प्रोसेसिंग, सुपर कंडक्टिविटी, AI वॉइस रिकॉग्निशन, विजुअल रिकॉग्निशन जैसे फीचर्स दोस्तों इसमें आपके होते हैं। स्टोरेज क्षमता दोस्तों अपनी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में होती है। मेमोरी ऑप्टिकल डिस्क होती है, और उच्च लैंग्वेज जिसको बोलते हैं C++, ASP, नेट, जावा, पाइथन, ये सभी लैंग्वेज होती हैं। ULSI का जो फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। इंटरनेट मल्टीटास्किंग, एक से अधिक कार्य एक बार में करने के गुण, ये हमें 5वीं पीढ़ी में मिलते हैं। मल्टीमीडिया में आता है आपका साउंड है, ग्राफिक्स है, टेक्स्ट है, पोर्टेबल है, पर्सनल कंप्यूटर एंड डेस्कटॉप PC है। यूजेस ऑफ न्यू एप्लीकेशन, हम नए दोस्तों एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हैं। और जो विभिन्न आकार के जो कंप्यूटर हैं, जैसे आपका डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, नोटबुक है और अल्ट्रा बुक है। और इसके बाद आपका एप्पल का मैकबुक आ जाता है ना। इसी पीढ़ी में मुख्य रूप से भारत के निर्मित परम सुपर कंप्यूटर भी शामिल है। जो भारत में निर्मित आपका जो परम सुपर कंप्यूटर है वो इसी 5वीं पीढ़ी में शामिल है। अब देखो एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताएगा कि भारत का निर्मित परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो आपका आंसर होना चाहिए 5वीं पीढ़ी का, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से मैं थोड़ा सा क्वालिटी को थोड़ा सा स्मॉल करता हूँ ताकि आप देखो वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेना मेरे दोस्त। यहाँ पर आपको एक सारणी चार्ट नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर लिखा है आपका जनरेशन, इसके बाद है हार्डवेयर कंपोनेंट्स, इसके बाद है आपका करैक्टरिस्टिक्स लैंग्वेज, और एक तरफ लिखा है आपका कंप्यूटर्स। इधर आपके कंप्यूटर्स के नेम है।
और यहाँ पर जनरेशन के बारे में दिया गया। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन था 1942 से 1955, ये दोस्तों वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू वाला था। और इसका जो लैंग्वेज है वो आपकी मशीन लैंग्वेज, ह्यूज साइज और हाईली एक्सपेंसिव और हाई कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो कंप्यूटर्स हैं आपके इनियक है, यूनिवैक, ईडीवैक, इडसैक, IBM 701 और SEAC, ठीक है, ये हैं। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन इतने डीपली नहीं पूछे जाएंगे, ये तो आपको मैं समझाने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ, इस पर ज़्यादा आपको समय वेस्ट नहीं करना है। जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा उनको सिर्फ नोट करते चलना है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये बता दूं, इनके देखो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, इनकी जो डेटेज है, डेट्स लिखी हुई हैं, इनको आपको पढ़ लेना, ठीक है। सेकंड जनरेशन कब से कब तक, 1956 से 1964, थर्ड 1965 से 1975, ये आपको याद करना है, ठीक है। और इनके जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं इनको पढ़ लेना, जैसे ट्रांजिस्टर है, मैग्नेटिक टेप्स है, और थर्ड जनरेशन में आपका इंटीग्रेटेड IC जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, इनको पढ़ लेना है, ठीक है। और बाकी आपकी ये जो कैरेक्टरिस्टिक लैंग्वेज है, इसमें आपके असेंबली लैंग्वेज, फोर्सन, कोबोल, ठीक है, इनको एक बार पढ़ लेना है, रट्टा नहीं मारना, बस पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका फोर्थ जनरेशन आता है, फिफ्थ जनरेशन, और जो फिफ्थ जनरेशन है वो 1990 से अब तक आपका चल रहा है, जो प्रेजेंट में है। जो प्रेजेंट की चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे आपका परम कंप्यूटर, ये परम कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो आप पूछ रहे हमारी 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है। और ये जो आर्टिफिशियल AI दोस्तों ये है, ये हमारा अभी 5वीं पीढ़ी में, ये AI जो आया है ये 5वीं पीढ़ी का आया हुआ है, ठीक है। और पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, C++, जावा, नेट, ये सभी क्या है, ये फिफ्थ जनरेशन की है। ये फिफ्थ जनरेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फिफ्थ जनरेशन को अच्छे से पढ़ लेना भाई, ठीक है। चलिएगा अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अब यहाँ से आता है हमारा पॉइंट कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर मशीन कोड। यहाँ पर आपके सामने देखिए 5 जनरेशन है। पहली जनरेशन के बारे में जानते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर मशीन कोड, लैंग्वेज इलेक्ट्रिक वायर्ड बोर्ड और लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन में हमारा असेंबली लैंग्वेज कोबोल, फोर्ट्रन। थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर का हाई लेवल लैंग्वेज बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रन। सेकंड, फोर्थ कोबोल, एल्गोल, C, PL/1। और भी दोस्तों हैं आपकी। फोर्थ जनरेशन आपका है आपका पाइथन है, C++, जावा, बेसिक, जावा स्क्रिप्ट, रस्ट, कोटलिन, ये हैं, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सबसे ज़्यादा जो सजेस्ट करूँगा वो फिफ्थ जनरेशन के बारे में बताऊँगा। ह्यूमन लैंग्वेज, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ETC। तो फिफ्थ जनरेशन थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी आप नहीं भी पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन और हाँ, ये जो C++ वाला है ना, ये लैंग्वेज पाइथन, ये फोर्थ जनरेशन है। फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन, इन पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। कंप्यूटर ऑफ जनरेशन, पीढ़ियों के कंप्यूटर, जैसे आपके ये कंप्यूटर्स हैं ये किस किस पीढ़ी के, तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर रहे हैं वो आपका रहा है इनियक है, ईडीवैक है, यूनिवैक, SEAC, IBM 701, IBM 650, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। और ये आपके सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर रहे हैं, ठीक है। इनको एक बार पढ़ लेना, यहाँ पर मैं समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एटलस है, IBM, ये सेकंड जनरेशन के हैं। इसके बाद थर्ड जनरेशन देख लो आप लोग, ठीक है। CDC 6600, CDC 1700, PDP, हनीवेल 6000, IBM 370, 360, IBM 760, IBM 960, ठीक है। TDC है, ICL है और DEC सीरीज है, ये सभी आपके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। इसके बाद आपका फोर्थ जनरेशन की ये सभी आपके कंप्यूटर हैं, एप्पल सेकंड, वैक्स 9000 है। और फिफ्थ जनरेशन के आते हैं आपका परम, ये इंपॉर्टेंट है, सुपर कंप्यूटर है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाल्म टॉप, नोटबुक, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक, IBM पेंटिनियम, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन अच्छे से पढ़ लेना भाई, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। फिफ्थ जनरेशन, यदि कोई क्वेश्चन पूछेगा ना जनरेशन में, तो फिफ्थ जनरेशन का क्वेश्चन जरूर बन सकता है आपके एग्जाम में। इसके बाद आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन मीन्स क्या होता है दोस्तों, हमारा वर्गीकरण होता है। इसके बारे में पढ़ लो थोड़ा सा। यहाँ पे दिया गया क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो दोस्तों कंप्यूटर के जो वर्गीकरण इनका 3 प्रकार से होता है दोस्तों। पहला है हमारा ये, दूसरा हमारा ये है, तीसरा हमारा ये है। पहला जो होता है वो होता है बेस्ड ऑन साइज, दूसरा होता है बेस्ड ऑन वर्क और तीसरा होता है बेस्ड ऑन पर्पस। अब बेस्ड ऑन साइज में भी आपके दोस्तों क्राइटेरिया आते हैं आपकी 4। फर्स्ट आता है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा आपका मिनी कंप्यूटर, तीसरा आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा आपका आता है सुपर कंप्यूटर। बेस्ड ऑन वर्क आपके दोस्तों 3 टाइप्स होते हैं। पहला आता है आपका एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड आता है आपका डिजिटल कंप्यूटर और थर्ड आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। बेस्ड ऑन पर्पस आपके 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका स्पेशल पर्पस, दूसरा आता है आपका जनरल पर्पस, ठीक है। इस चार्ट की फ़ोटो खींच लेना, ताकि आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको समझ में आ सके इन चीज़ों को याद करने के लिए। अब यहाँ पर पढ़ते हैं दोस्तों आकार के आधार पर कंप्यूटरों के साइजेस। जैसे आकार के आधार पर,
तो जैसे आपका पहला पॉइंट है आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो मीन्स क्या होता है दोस्तों, छोटे, बिल्कुल छोटी सी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये इतने दोस्तों छोटे होते हैं कि इन्हें एक डेस्क पर एक ब्रीफ केस में रखा जा सकता है। इनमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में कर सकते हैं। इन कंप्यूटर को हम पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। और सर्वप्रथम IBM कंपनी के द्वारा विकसित किया गया दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर माइक्रल है, जिसे वर्ष 1972 में R2E के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। इसके बाद आता है माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार। तो माइक्रो कंप्यूटर के जो प्रकार होते हैं उनमें से हमारा पहला आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। इन्हें दोस्तों हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं और यह कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला रूप है, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से जो कंप्यूटर्स हैं आपके लाइब्रेरी, बैंक्स और दोस्तों आपके जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर आप लोगों ने इन कंप्यूटर्स को ज़रूर देखा होगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सेकंड दोस्तों हमारा आता है दोस्तों लैपटॉप। लैपटॉप भी आप लोगों ने देखा होगा। लैपटॉप को दोस्तों नोटबुक भी कहते हैं। लैपटॉप को क्या कहते हैं, नोटबुक भी कहते हैं। ठीक है। लैपटॉप का आविष्कार दोस्तों एडम ऑसबॉर्न ने 1981 में किया था। इनका नाम ओसबॉर्न फर्स्ट रखा गया। देखो दोस्तों, लैपटॉप का आविष्कार, ये वही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है कि लैपटॉप का आविष्कार किया किसने, तो एडम ओसबॉर्न ने किया था। इसके बाद आता है हमारा दोस्तों पाम टॉप। यह लैपटॉप की तरह दोस्तों पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर, ये होता है लैपटॉप की तरह, लेकिन ये कैसा होता है, पोर्ट्रेट में होता है, पोर्टेबल में। इसके बाद आता है PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये भी एक प्रकार का पोर्टेबल कंप्यूटर होता है पोर्ट्रेट में। इसके बाद आता है हमारा दोस्तों टेबल कंप्यूटर। जैसे आपका टैबलेट आ जाता है इसके अंतर्गत। ये लैपटॉप की तरह सामान है, पर टैबलेट ज़्यादा सुविधाजनक होता है। ये तो हो गए हमारे फर्स्ट कंप्यूटर यानी माइक्रो कंप्यूटर जिसको बोलते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर समझ लिया, अब पढ़ेंगे मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर को दोस्तों हम मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। ये कंप्यूटर मीडियम साइज़ के कंप्यूटर होते हैं, तभी इसको मिनी कंप्यूटर कहते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्यक्षमता वाले और थोड़े से एक्सपेंसिव यानी कि महंगे होते हैं। और एक से अधिक लोग इसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक से अधिक CPU होते हैं। और इनका जो प्रयोग होता है बड़े बड़े डाटा को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। जैसे आपके रेलवे पर टिकट रिजर्वेशन के लिए, बड़े बड़े ऑफिसों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में। जैसे कि 1965 में पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 विकसित किया गया था, जो EXAS/400 कंप्यूटर्स, प्राइम कंप्यूटर्स HP 1000/2100/3000 SPARC ETC। ये सभी जो कंप्यूटर्स हैं ये आपके बड़े बड़े ऑफिसों में, कंपनी में, टिकट रिजर्वेशन में यूज किए जाते हैं। इसके बाद आता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ये आकार में तो बड़ा होता है, लेकिन ये कार्य क्षमता, अधिक स्टोरेज क्षमता और इस्तेमाल सर्वर कंप्यूटर की तरह करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में प्रयोग जो होता है ये बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीदी बेच जाने और वस्तुओं का ब्यौरा तैयार करना, बैंकों का अपना डाटा रखना, कर्मचारियों का डाटा बिल तैयार करना और बल्क डाटा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड में किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए IBM 360 है आपका है, IBM सिस्टम, IBM 704। ये दोस्तों आपके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि ये दोस्तों वो कंप्यूटर्स हैं जिनको मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर IBM 360 है, जिसे जेने एम्डा हॉल को मेन फ्रेम कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट आता है सुपर कंप्यूटर। ये दोस्तों जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं ये सबसे बड़े आकार के, सबसे अधिक स्टोरेज वाले, बहुत सारे CPU, सबसे तेज़ स्पीड, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय, यह कुछ ही सेकंड में 1000 मनुष्यों के बराबर करने की क्षमता रखता है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशालाओं में मौसम की भविष्यवाणी, अंतरिक्ष यात्राओं के लिए, अब जैसे आपके ये नासा वगैरह, इसरो वगैरह हो गए, यहाँ पर आपके सुपर कंप्यूटर्स के यूज किए जाते हैं, क्योंकि भविष्यवाणी के लिए, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए और अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना और हाई लेवल एनिमेशन, क्रिटिकल कैलकुलेशन आदि में होता है। सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप्स कहते हैं। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, पर सेकंड में मापा जाता है। सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा मेरे भाई, नोट कर लेना। ये हैं आपके सैमुर क्रे। सैमुर क्रे ने सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो CDC 6600 क्रे फर्स्ट था। CDC 6600 वर्ष 1964 में कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म है, के द्वारा निर्मित किया गया मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम का 6000 श्रृंखला का प्रमुख था। आमतौर पर पहला सुपर कंप्यूटर सफल और सुपर कंप्यूटर को माना जाता है। जो पहला सफल सुपर कंप्यूटर है वो इसी को कहते हैं। क्रे फर्स्ट, जिसे क्रे रिसर्च के द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया, यह सर्वप्रथम लॉस एलमोस नेशनल लेबोरेटरी में सन 1976 में सबसे पहले स्थापित किया गया था, जिसकी स्पीड 160 मेलॉफ्स है, पावर 115 किलोवाट से 208 वोल्ट और 400 हर्ट्ज है। OS ऑपरेटिंग सिस्टम COS
एंड यूनिसियोस और CPU 64 बिट्स से 80 मेगाहर्ट्ज़ है। ठीक है, आगे चलते हैं। हालांकि इतना कुछ आपसे डीपली नहीं पूछेगा, लेकिन बुक में दिया गया मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि भाई मैं तो आपको बुक में सारी चीज़ें आपको कब कंप्लीट कराऊंगा। अब वहाँ पर आता है दोस्तों दुनिया के प्रमुख सुपर कंप्यूटर। दुनिया के प्रमुख सब सुपर कंप्यूटर में आता है, सबसे पहले आता है सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो वो आपका सुपर कंप्यूटर है। EI कैप्सन 1742 पेटा फ्लॉप्स से प्रति सेकंड। इसके बाद आता है फ्रंटियर, ये अमेरिका के पास है 1102 पेटा फ्लॉप्स। इसके बाद आता है फुकाकू, ये जापान का है। ये सभी उनकी दोस्तों क्षमताएं दी गई हैं। इसके बाद लूमी, लूमी आपका फिनलैंड का है। लियोनार्डो इटली का है। समिट इंडिया अमेरिका का है। ये सभी दोस्तों इनकी कैपेसिटी आपको दी गई हैं। भारत में वर्तमान में सबसे तेज जो कंप्यूटर है वो आपका सुपर कंप्यूटर ऐरावत है। ऐरावत दोस्तों आपका AI रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज डिसिमिनेशन प्लेटफॉर्म है। भारत के दोस्तों की मैं बात करता हूँ प्रमुख सुपर कंप्यूटर्स के बारे में, तो उनमें से सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है परम 8000 का। यह दोस्तों कलर ब्लॉसम है। और परम सिवाय IIT BHU में इसका प्रयोग ये आपका लिखा है दोस्तों पढ़ूम। परम युवा सेकंड, परम शक्ति और परम सिद्धि AI और परम ब्रह्मा, ये दोस्तों सारे कंप्यूटर्स के नाम हैं। ठीक है, इसके बाद आपका परम युक्ति है, परम 8600, परम 10,000। ये सभी दोस्तों आपके कंप्यूटर्स के सुपर कंप्यूटर्स में नाम दिए गए हैं। यहाँ पर आता है हमारा दोस्तों कार्य पद्धति के आधार पर। कार्य पद्धति के आधार पर बेस्ड ऑन मैथोलॉजी एनालॉग कंप्यूटर, अभी मैंने बताया था ना एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। तो इन कंप्यूटर्स का जो यूज है वो भौतिक मात्राओं जैसे दाब है, लंबाई है, तापमान है, पारा आदि को मापने के लिए इनके परिणाम अंकों को व्यक्त करते हैं। ये मुख्य रूप से विज्ञान में इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे स्पीडोमीटर है, भूकंप सूचक यंत्र को और थर्मामीटर आदि को मापने में एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर की। तो डिजिटल कंप्यूटर दोस्तों ये सामान्यतः हम जिन कंप्यूटर की बात करते हैं वे डिजिटल कंप्यूटर ही हैं, जो आपके बाइनरी नंबर, बाइनरी संख्या पढ़ी होगी 01 जो समझता है ना, 001 101, इनका प्रयोग करते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, पर्सनल कंप्यूटर, स्मार्ट वॉच, बाइक, डिजिटल मीटर, ये सभी डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमारा आता है दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है ये हमारा एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर दोनों को मिलकर एक हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है, या उसका मिश्रण कह सकते हैं। यहाँ पे दिया कि एनालॉग और डिजिटल के मिश्रित रूप को हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इसके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके उसके डिजिटल रूप को प्रदर्शित करता है। इनका प्रयोग हॉस्पिटल, रक्षा क्षेत्र और विज्ञान आदि में किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए दिया गया आपका ECG है, इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राफ, जो कि हृदय से संबंधित है, हॉस्पिटल में इसका प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मशीन हुआ आपका, डायलिसिस मशीन हुआ, पेट्रोल पंप्स पे इसका प्रयोग होता है, थर्मामीटर्स है, ATM मशीन हुआ आपका, अल्ट्रासाउंड मशीन हुआ। ये जितने भी आपके हॉस्पिटल्स एंड आपके साइंस टेक्नोलॉजी एंड आपके रक्षा क्षेत्र में इन सभी का दोस्तों प्रयोग किया जाता है, जो आपके हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहलाते हैं। कार्य के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर्स को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया। पहला आपका वर्क स्टेशन, दूसरा सर्वर, तीसरा आपका एम्बेडेड सिस्टम। पहला है दोस्तों वर्क स्टेशन, सामान्य कंप्यूटरों की कैपेसिटी से अधिक कैपेसिटी वाले कंप्यूटर सिस्टम होते हैं। सर्वर यह कंप्यूटर स्वयं से जुड़े कंप्यूटर्स को डेटा प्रदान करता है। और एम्बेडेड सिस्टम होता है ये पहले से सारी चीज़ें पूर्व निर्धारित होती हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है दोस्तों उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के बारे में। तो पहला है दोस्तों हमारा सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता। सामान्य कार्य जैसे लेटर लिखना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, रिज्यूम बनाना और डाटाबेस बनाने आदि में सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है दोस्तों आपका विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। लेकिन जैसे आपका म्यूजिक स्टूडियो हुआ, ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान है, मौसम विज्ञान हुआ, रक्षा के क्षेत्र में, यातायात को नियंत्रण में, इनमें सभी में प्रयोग करने के लिए हम विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं, तो आप 2 टाइप्स बताना, सामान्य और विशिष्ट। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर कार्य प्रणाली, कंप्यूटर सिस्टम जिसको कहते हैं। कंप्यूटर दोस्तों जो है ये डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। क्योंकि यह प्रक्रिया कंप्यूटर के द्वारा होती है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग यानी कि EDP कहते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जो मॉल वगैरह होते हैं उनमें दोस्तों EDP का मेन रोल होता है, वो पूरा सिस्टम ले लेते हैं कंप्यूटर को। डाटा यानी कि जो कच्चे तथ्य जिसको बोलते हैं हिंदी में, हिंदी भाषा में। इन्फॉर्मेशन जो आपके पक्के तथ्य होते हैं, जैसे प्रोसीडेड डाटा का इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अब देखो यहाँ से आपका एक होता है इनपुट, फिर प्रोसेस,
फिर आउटपुट, इसके बाद स्टोरेज। कंप्यूटर की कृत्रिम बुद्धि को संज्ञा दी गई है। कंप्यूटर जितने समय में कार्य संपन्न करता है वह समय दोस्तों एक्सिक्यूशन टाइम कहलाता है। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह केवल आवश्यक एप्लीकेशंस को चलाने में सक्षम है। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स टर्न डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, इनपुट, इनपुट यानी कि किसी इसमें डालना, फिर यहाँ से प्रोसेस चलता है, फिर वहाँ से आपका आउटपुट निकलता है। ये तो भाई इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं समझना है। इसके बाद आगे चलते हैं कंप्यूटरों की विशेषताओं के बारे में। कंप्यूटर की यदि मैं स्पीड की बात करता हूँ तो कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड जो है वो हर्ट्ज में मापते हैं। कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड किस में मापते हैं, ये पहला क्वेश्चन बन के तैयार होता है, तो आपका आंसर होगा हर्ट्ज। हर्ट्ज HZ में नापते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड 10⁻9 सेकंड में गणनाएं कर सकता है। त्रुटिहीनता, विशाल भंडारण क्षमता, लार्ज LSC बोलते हैं इसको, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, कार्य क्षमता इसकी एफिशिएंसी, विविधता वर्सेटिलिटी और इसकी क्षमता, ना थकने वाला, ना बार बोर होने वाला और अपनी गति को सटीकता खोए बिना कार्य को करता है। भाई देखो कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक क्या है, एक मशीन है, लेकिन वो थकती नहीं है, ना ही वो कभी बोर होती है। उसे जितना भी काम दे दो वो कार्य को करती रहती है। गोपनीयता बनाए रखती है, अपनी प्राइवेसी उसमें लगा सकते हैं और उससे आपकी विश्वसनीयता भी बढ़ती है और उससे आप ऑटोमेटिक स्वचालित भी कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर में ये सभी सारी चीज़ों की क्वालिटी यानी कि विशेषताएँ होती हैं कंप्यूटर में, ठीक है। आगे चलते हैं भाई अपने। अब यहाँ पर दी गई कंप्यूटर की सीमाएं। कंप्यूटर की सीमाएं यानी कि लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि बुद्धिहीनता, विद्युत पर निर्भरता, ठीक है, बेरोजगारी, अपडेट एंड अपग्रेड, वायरस का खतरा, खर्चीला और सोच नहीं सकता। भाई देखो कंप्यूटर कैसा है भाई, कंप्यूटर के पास भाई बुद्धिहीनता है, विद्युत पर निर्भर रहता है भाई, बिजली से चलता है भाई, ठीक है, बेरोजगारी भाई, अपडेट एंड अपग्रेड होती है, उनकी सीमाएं हैं, वायरस का खतरा बना रहता है, खर्चीला होता है भाई, एक्सपेंसिव होता है, सोच नहीं सकता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कंप्यूटर के अनुप्रयोग भाई, जिनका कंप्यूटर का अनुप्रयोग बताया गया है कि यूज ऑफ कंप्यूटर्स, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रक्षा है, वाणिज्य है, यातायात हो गया आपका, रेलवे एवं वायुयान हो गया, बैंक है, मनोरंजन है। कंप्यूटर से लाभ क्या होते हैं दोस्तों, एक तो हमारा समय बचता है, दूसरा हमारे कागज़ भी बचते हैं भैया, लिखना नहीं पड़ता है, वातावरण कम प्रभावित होता है भैया, ठीक है, त्रुटि रहित कार्य हो जाते हैं, हमारी एरर भी कम होती हैं और कार्य की गुणवत्ता यानी कि कार्य में जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो भी बेटर होती है। अब बात करते हैं भारत में कंप्यूटर की, तो भारत में कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई थी। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चलेंगे आपके, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख लो कॉपी में, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत कब हुई थी, तो आपका जवाब होगा 1952 में। भारत में सर्वप्रथम एनालॉग कंप्यूटर वर्ष भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में कब लाया गया, 1952 में। भारत में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वर्ष 1956 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया गया। ये तीनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है, वही विजय पांडुरंग भाटकर को माना जाता है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो आपका आंसर होगा सिद्धार्थ था। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये बनाया गया था, जिसे 1986 में बेंगलोर के मुख्य डाकघर में लगाया गया। भारत में निर्मित प्रथम प्रोसेसर शक्ति प्रोसेसर था। भारत में निर्मित प्रथम प्रोसेसर कौन सा, तो आपका आंसर होगा शक्ति प्रोसेसर। विश्व में निर्मित प्रथम प्रोसेसर तो वो है आपका इंटेल 4004, ठीक है। इनको याद रखना, देखो भारत का पूछेगा, ये दोनों आपको स्टार बना लो, इंपॉर्टेंट लिख लो भाई इस पर, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना भाई। देखो भारत में निर्मित प्रथम प्रोसेसर पूछेगा तो शक्ति प्रोसेसर बताना है, और विश्व में पूछेगा पूरा निर्मित प्रथम प्रोसेसर तो इंटेल बताना है, ठीक है, इंटेल 4004। अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर में विश्व का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो आपका CDC 6600 क्रे फर्स्ट था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर वो आपका पता ही है भाई, परम कंप्यूटर है, परम 8000, और जो CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया। भारत में पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में पुणे की मौसम वेधशाला में स्थापित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला आता है दोस्तों हमारा, भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ऐरावत है। देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसको मैंने ब्रैकेट में क्लोज किया है भाई, ठीक है, इस पर थोड़ा सा नज़र डाल लेना, अच्छे से रीड कर लेना, एग्जाम में छप जाएगा भैया। भैया भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा, तो ऐरावत। प्रत्यूष भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है, जो इसे भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे में स्थापित किया गया। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ भविष्य के कंप्यूटर्स के बारे में। भविष्य में कंप्यूटर्स में नई तकनीकें और नौ विचारों को एकीकृत किया जाएगा, जो कि मानव जीवन को और भी आसान और कुशल बनाएंगे।
भविष्य में कंप्यूटर हार्डवेयर जिससे क्वांटम प्रोसेसर, न्यूरोमॉर्फिक चिप्स, डीएनए स्टोरेज डिवाइस, ऑप्टिकल इंटरकनेक्ट्स, ग्राफीन आधारित रैम। भविष्य के कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स, एआई पावर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्वांटम एल्गोरिदम, न्यूरोमॉर्फिक प्रोग्रामिंग भाषाएं लैंग्वेज, डीएनए आधारित डेटा कंप्रेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ओसीआर जिसको कहते हैं। भारत के कंप्यूटर तकनीक जैसे आपका क्वांटम कंप्यूटिंग, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, ऑप्टिकल कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल एआई और डीएनए कंप्यूटिंग। भविष्य के कंप्यूटिंग ट्रेंड्स जो हैं वो आपका क्लाउडिंग कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, एमएल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का तो भाई बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है आपका। भविष्य के कंप्यूटर्स स्मार्ट ग्लासेज, स्मार्ट वॉचेज, हॉलीग्राफिक डिस्प्ले, स्मार्ट कॉन्टैक्ट, स्मार्ट इम्प्लांट्स। भविष्य के कंप्यूटर्स का उपयोग है तो वो आपके एजुकेशन है ना, ट्रांसपोर्ट में, फाइनेंशियल लाइन में, कम्युनिकेशन में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, हॉस्पिटल्स में, बैंक्स में। भविष्य के कंप्यूटर्स की जो चुनौतियां हैं वो आपके डेटा सिक्योरिटी है, जॉब डिस्प्लेसमेंट, साइबर थ्रेट्स, प्राइवेसी कंसर्न्स और टेक्नोलॉजी पर निर्भरता। भारत के कंप्यूटर्स के जो फ़ायदे हैं वो क्या है दोस्तों, तेज़ी से डाटा को प्रोसेसिंग करता है, सेल्फ लर्निंग क्षमता, इम्प्रूव्ड यूजर एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस डिसीजन, इन्हांस्ड सिक्योरिटी। ये दोस्तों भारत के कंप्यूटर्स के फ़ायदे हैं। आज की क्लास में कुछ लोगों को तो भैया कम समझ में आया होगा, और कम समझने का जो कारण है वो ये है कि दोस्तों आप हो सकता है कंप्यूटर्स आप पहली बार पढ़ रहे हो या आपके कंप्यूटर्स में ये सारी चीज़ें ना बताई गई हों, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इनमें आपको जो मैंने बताया है उनको बस एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये चैप्टर जो है वैसे हमारा कंप्लीट होता है, और यहाँ से आपके दोस्तों आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न की। अब आपके एग्ज़ाम में यहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। लगभग 50 क्वेश्चंस होंगे, और कल जो है हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कल हमारा कंप्यूटर का पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कल अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा, ठीक है, अभी मैंने 2 ही क्लासें कराई हैं कंप्यूटर्स की, एक क्लास हमारी कल हुई थी और एक क्लास अभी जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये 2 क्लासें हुई हैं। इन दोनों क्लासों को दोगुनी स्पीड में लगाकर एक बार फिर से देख लेना, केवल मेरी चीज़ों को सुनना आप लोग बस, ठीक है। और कल मैं जो 50 क्वेश्चंस लाऊंगा वो उन्हीं थ्योरी क्लासेस में जो आपको मैंने पढ़ाया, जो आपने सुना, जो आपने देखा, उन्हीं से क्वेश्चंस ही आपके बनेंगे। तो इनके आंसर जो करोगे ना आप लोग बहुत ही आसानी से कर पाओगे। और मैं कल जो आपके लिए जो 50 क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, इनका आप लोग स्कोर भी बताना कि हाँ सर मैंने इतने क्वेश्चंस इसमें कर पाए हैं, ठीक है। तो इन दोनों क्लासों को एक बार फिर से देख लेना, सुन लेना, केवल सुनना है, मैं आपसे ज़्यादा नहीं कहूँगा, केवल आपको सुन लेना है, ठीक है। इसके बाद जो मैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराऊँगा इनके आंसर फिर आप लोग दोगे भाई, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका एक डबल रिवीजन हो जाएगा और ये चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिएगा, आज की वीडियो को इतना ही मैं रखता हूँ। आधे घंटे की क्लास करते रहेंगे कंप्यूटर्स की, समय से पहले कंप्लीट हो जाएगी। ज़्यादा बड़ी बुक है नहीं, चैप्टर्स थोड़े हैं, आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो चलिएगा दोस्तों, अब हम आपसे बात करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी जीएस की शाम को 6 बजे, तो 6 बजे वाली क्लास में ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। और रही बात एनटीपीसी के लिए, तो भाई एनटीपीसी वाले भी आप लोग जो हमारी क्लासें हो रही हैं और जो हो चुकी हैं उनको भी रिवीजन करते रहिएगा, और एनटीपीसी की जीएस की भी मैं वीडियोज़ आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। बीच बीच में आपको जीएस की भी अपलोड करता रहूँगा, मैथ और जीके की भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी जैसा मुझे समय मिलेगा। भाई मैं आपको जानते हैं कि मैं आपको दिल्ली पुलिस की 4 क्लासें, एनटीपीसी की 2 क्लासें, भाई 6 वीडियो एक दिन में बनाना मेरे लिए दोस्तों बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और भी दोस्तों काम होते हैं, सारा दिन ये नहीं रहता कि मैं सारे दिन वीडियो बना रहा हूँ, सारे दिन वीडियो बना रहा हूँ। भाई और भी दोस्तों काम होते हैं, है ना। आप समझ सकते हो कि भैया एक कोई कैंडिडेट है, यदि उसको भाई 6 वीडियो बनाने हैं तो 6 वीडियो ऐसे नहीं बनते भाई, बहुत मेहनत लगती है। और मैं जानता हूँ कि भाई आप लोगों की जो मेहनत है, मैं आप लोगों के लिए ऐसी कंटिन्यू मेहनत करूंगा भाई, ठीक है। और आप लोगों को यदि लगता है कि भाई वास्तव में यार इतनी मेहनत करता है, तो प्लीज़ आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप लोगों का बस प्यार और सपोर्ट चाहिए मुझे। बस बस एक लाइक कर देना मेरे भाई, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है। हालांकि मैं कभी भी आपसे लाइक कमेंट और शेयर के लिए बहुत ही कम कहता हूँ, बहुत ही कम, लेकिन बस थोड़ा सा एक मोटिवेशन अंदर से मुझे मिल जाता है, जो आप लोगों के लिए मुझे मजबूत बनाता है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँ, ठीक है भाई। और इस फैमिली को दोस्तों मैं चाहता हूँ, एक सपना है हमारा, आप लोगों से ही मैं डिस्कस करता हूँ ये सारी चीज़ें, कि भाई इस फैमिली को मैं देखना चाहता हूँ कि कब इस फैमिली दोस्तों हमारी 50 के 1 लाख तक पहुँचेगी।
तो भाई इस सपने को भैया पहुंचाने के लिए सिर्फ आप लोगों का ही सपोर्ट चाहिए। और तो भाई मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ कर पाऊँगा बेहतर या नहीं कर पाऊँगा। तो बस ये आप लोग ही दोस्तों डिसाइड कर सकते हैं मेरे लिए। तो बस प्लीज़ दोस्तों मुझे हमेशा मोटिवेट रखना आप लोग, ठीक है। तो अपना प्यार और सपोर्ट जिस तरीके से आप लोग कमेंट्स में और वीडियोज़ में आप लोग हमें देते आए हैं, ऐसे ही दोस्तों कंटिन्यू रखना। और बाकी हम आप लोगों के लिए जो भी मुझसे हेल्प बनेगी वो मैं आप लोगों के लिए हेल्प करूँगा भाई, ठीक है। तो प्लीज़ इस फैमिली को आगे तक लेके जाइएगा। बस मेरा एक छोटा सा सपना है कि कैसे भी करके आप इस फैमिली को आगे तक लेकर जाएं। और मैं चाहता हूं कि इस फैमिली को, मुझे छोटा सा सपना केवल 50,000 सब्सक्राइबर्स का है। तो प्लीज़ इस छोटी सी मुहिम में आप लोग ज़रूर हिस्सा बनेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखता हूं। मैं मिलूंगा आप लोगों से मैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास से जुड़ने के लिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय भारत।